जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का चौथा सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक खान सर का यानी RBD पब्लिकेशन और दूसरा जो है रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म बुक को। आपको बता दें कि उसमें 11 सेट तक करवाया जा चुका है खान सर का, और इसमें वॉल्यूम 1 समाप्त करके वॉल्यूम 2 चल रहा है ये, जिसका ये चौथा सेट है। अगर आप सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो चैनल के प्ले लिस्ट से जा करके आप सारे वीडियोज़ को देखिए। इससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था प्रीवियस ईयर में और हमें प्रिपरेशन किस लेवल से करना चाहिए। बाकी तो आप सब प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको बता दें कि पहले ही करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में। ठीक है, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फ्रांस में। अगर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में जो है दोस्तों 2034 का फीफा विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है, जबकि 2024 में जो है दोस्तों G20 क्या है, G20 की जो मेज़बानी की जो है वो ब्राज़ील करेगा। और एक और सऊदी अरब दे दिया, यहाँ पे सऊदी अरब नहीं, यहाँ पे कतर होना चाहिए। तो कतर को 2030 में, नोट करिएगा, कतर को 2030 में और सऊदी अरब को 2034 में जो है एशियाई खेलों की भी मेज़बानी सौंपी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आरोग्य स्वामी पॉलराज को। किसको, आरोग्य स्वामी पॉलराज को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें एक और ऑप्शन निकल करके आता है, क्या है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को जो दोस्तों कनाडा इंडिया फाउंडेशन, किसके थ्रू, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड, कौन सा अवार्ड, ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जबकि स्वाति नायक को 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप मुझे बताएंगे कि फैराडे किसका SI मात्रक है। इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया गणराज्य से। अगला प्रश्न है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आंसर लगाएंगे सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है, 8। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहले आप सार्क लिखिए, SAARC। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप भूलेंगे नहीं। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर की बात कर ले यानी मुख्यालय की बात कर ले तो मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, कौन कौन से देश हैं इसमें, कौन कौन से कंट्री है, नोट करना चाहता है तो कर लीजिए। इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर यानी पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र ने। किसने, महाराष्ट्र ने। ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र ने भी टोक्यो ओलंपिक यानी 2023 की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र ने टोक्यो ओलंपिक में 80 स्वर्ण पदक, किसमें कितना, 80 स्वर्ण पदक, 69 जो है रजत पदक और 79 कांस्य पदक जीत करके इस शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। ध्यान में रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो डुरंड रेखा की बात है तो आंसर लगाएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत, इसका माफ़ कीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न कहता है कि फॉरबिडन सिटी क्या है? नोट करिए, सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और आप भूलेंगे नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आता है। कहता है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो आंसर लगाएंगे फॉरबिडन सिटी चाइना के लहासा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो फॉरबिडन सिटी है। ध्यान में रखेंगे, एक है आपको एम्पायर सिटी की बात करते हैं, तो एम्पायर सिटी कहाँ है? तो एम्पायर सिटी है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका में। एक है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है दोस्तों म्यांमार को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो एवर्डीन यानी स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान जो है यानी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन, किस फाउंडेशन के थ्रू? के बिड़ला फाउंडेशन के थ्रू जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखेंगे कि 2023 का अभी जो 2023 का व्यास सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो 2023 का जो व्यास सम्मान मिला है वो आंसर है पुष्पा भारती को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा भी। तो 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। अगला प्रश्न है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। बता दें कि मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड, कौन सा? आयरलैंड के जो दो देश के नागरिक के द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ये दिया जाता है। अच्छा, अभी लेटेस्ट में यानी लास्ट एक इंडिया जो है अरविंद अडिगा को एक ये पुरस्कार दिया गया है। लास्ट में अभी लास्ट किसे दिया गया है? अरविंद अडिगा को। कब दिया गया? 2008 में। किस बुक के लिए? तो इनको द वाइट टाइगर के लिए। किस बुक के लिए? नोट करिए, द वाइट टाइगर के लिए इनको जो है वर्ड ये अवार्ड अभी मिला है लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी 8वां स्थान है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो पोर्टो नोवा जो है दोस्तों बेनिन की राजधानी है। गैबोन की बात कर ले तो गैबोन किसकी राजधानी है? तो गैबोन जो है दोस्तों लिब्रेविल्ले की राजधानी है। गैबोन किसकी है? लिब्रेविल्ले की राजधानी है। अंगोला की राजधानी क्या है? तो ये अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला कंट्री है, इसकी राजधानी है लुआंडा। और लाइबेरिया की जो राजधानी है दोस्तों वो मोनोरोविया है। नोट करिएगा, क्या है? मोनोरोविया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 बेनिन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? आंसर लगाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 343 में। किसमें? 343 में। बता दें कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि मुंशी एक अयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत, किस फॉर्मूले के अंतर्गत? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। मुंशी अयंगर, नोट करिए, मुंशी अयंगर, हाँ अयंगर फॉर्मूला के अंतर्गत जो है दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यही वजह है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे के द्वारा जून 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बाल गंगाधर खेर ने। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर मैंने खेर कहा है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है?
14 नंबर प्रश्न है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 मेघनाद देसाई। अब आपको यहाँ पर संस्थाएं दिए हुए हैं, ऊपर से मुख्यालय है, आपको टिक लगाना है यानी मैच कराना है। तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, इसमें आपको एक ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, कहाँ है? कटक में। तो 3 का तो आंसर 3 ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कट गया, निकल करके आपको आंसर क्या आ जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर 3 ही निकल कर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 निकल करके आ जाएगा। 1 और 3, सॉरी 3 का 3, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 4 कटेगा, ठीक है। इसका 1 ही 3 का 3 है ऑप्शन नंबर 3 में ही, यानी इसका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 सही आंसर हो जाएगा। यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देख लेंगे दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना में, हाँ, राष्ट्रीय जनगणना में डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, यानी किस जो है समूहों की पहचान नहीं की जा सकती है? तो धार्मिक की पहचान की जा सकती है, अनुसूचित जाति के आधार पर जनगणना होती है, जनजाति के आधार पर जनगणना होती है, निरी जाति के आधार पर दोस्तों जनगणना नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, जनगणना से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैं आपको इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना का कार्य जो है दोस्तों किस अधिनियम के तहत किया गया? तो जनगणना का कार्य जो है तो दोस्तों जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है दोस्तों प्रावधानों के तहत किया गया। इसको जो है किस ये संघ सूची का विषय है, सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे, ये संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 246 में किया गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना जो है वो भारत की कितने नंबर की जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारी भविष्य। जबकि शुभंकर की बात कर ले तो इसका जो शुभंकर थे, परगणक, नोट करिए कौन? परगणक, इसके शिक्षिका इसके जो है दोस्तों शुभंकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? अब 32 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 WS फेयर सर्विस। कौन है? WS फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या कहता है। कहता है कि जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 महाभारत में ये कहा गया है। बता दें कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों था वो जय संहिता नाम था, जिसमें लगभग 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे जय संहिता में? 8800 श्लोक थे। बाद में इसका नाम जय संहिता से भारत संहिता कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? भारत संहिता, जिसमें कितने 24,000 श्लोक शामिल किए गए। इसके बाद भारत संहिता के बाद भी इसका नाम अंत में महाभारत पड़ा। क्या पड़ा? महाभारत पड़ा, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक जो है इसमें सम्मिलित हैं। ध्यान में रखिएगा, इसमें जो है ध्यान में रखेंगे 1 लाख से अधिक श्लोक होने के वजह से भी महाभारत को सतशास्त्र, क्या है, सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है? तो 34 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ध्यान में रखिएगा, वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता था। इस एक्ट में ऐसा कहा गया था, जो कि 6 माह के लिए वैध होता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो 35 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 वासुकी उसका नाम था। अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी, क्या है? गिरजा देवी संबंधित है किससे? ये सब VVI क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछता है। तो 35 का सही आंसर लगाएंगे, गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से था, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ध्यान में रखें,
ये कि बनारस घराना जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। ठीक है, किससे, तो कथक नृत्य से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। इस बनारस घराने को जयपुर घराने का लगभग समकालीन माना जाता है। बनारस घराने को किसके समकालीन माना जाता है, तो जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है, आंसर लगाएंगे 37 का ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति। ध्यान में रखेंगे कि भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मुख्यतः राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो 38 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 माउंट पोपा। ये मृत ज्वालामुखी है जो कि म्यांमार में है। कहाँ है, म्यांमार में है। अच्छा, माउंट फुजियामा कहाँ है, तो माउंट फुजियामा जापान में है। माउंट इटली कहाँ है, ये माउंट एटना इटली में है। और स्ट्राम्बोली, जिसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ये कहाँ है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली को मैंने अभी कहा कि भूमध्य रेखा का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का। ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता दूं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। नोट करिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऐसा नहीं कि कोटोपैक्सी, ऐसे रखिए इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। मतलब कहाँ है ये, इक्वेडोर में है, जो कि विश्व का सबसे एक्टिव और ऊंचा ज्वालामुखी है। ये तो दुनिया की बातें हो गई। अच्छा, थोड़ा भारत की बात कर लें, तो भारत में जो है दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा है, ये बैरन ज्वालामुखी है, जो कि सबसे एक्टिव है। जबकि एक मृत ज्वालामुखी का अगर नाम जाने तो नारकुंडम ज्वालामुखी। क्या है, नारकुंडम ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर यानी अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38 का 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 खांगचेनदंजोंगा। इसी को जो है कंचनजंगा बायो रिजर्व के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा बायो रिजर्व के नाम से इसे जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है, यानी किस चीज का, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 विदेशी बाजारों से लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आंसर लगाएंगे प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर जो है दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग का चर्चा किस में किया गया है, तो आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा की गई है। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं बल्कि जो अर्ध न्यायिक संवैधानिक आयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था, तो 42 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि नील आयोग, जिसको आप इंडिगो कमीशन कहते हैं, कि अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे। तो आप चंपारण सत्याग्रह मत चले जाइएगा, वहां पे भी नील आयोग के नील आंदोलन से संबंधित था, लेकिन इसमें नील आयोग का चर्चा किया है। तो वो नील आंदोलन था, ये नील आयोग है। तो आपको बता दें कि नील आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो ऑप्शन नंबर 4 WS सीटन कौर ने। किसने, WS सीटन कौर ने। इसमें 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया, कब, 1860 ईस्वी में। जिसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे, 1860 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अच्छा, नील विद्रोह हुआ कब था, यानी नील आंदोलन हुआ कब था, तो 1859 से 60 के दौरान में हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे, जो कि कहाँ हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बाद में अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया यह पहला कृषक विद्रोह था, जिसे नील विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो आपको बता दें, कह रहा है कि वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। 1905 बंगाल विभाजन, सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, सही है। बच गया क्या, असहयोग आंदोलन, 1930 नहीं बल्कि जो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब ये प्रारंभ हुआ था, नोट करिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है दोस्तों। 61 नंबर प्रश्न है, हाँ,
61वां प्रश्न है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? 61 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 180 दिन में पूरी करनी होगी। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 10 वर्षों तक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई यानी आप डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी साफ साफ कह देता कि मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में की गई है, तो आप आंसर लगा करके निकल जाते हैं ऑप्शन नंबर 3, 74 के 1 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर लगाएंगे हुआ आंदोलन जो था दोस्तों उपनिवेशवाद विरोधी था। कैसा था? उपनिवेशवाद विरोधी था ये, ठीक है। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में जो है वियतनाम में शुरू हुआ था। अब इसके जो प्रणेता का बात है तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हुई-न फूसो। कौन है? हुई-न फूसो, ठीक है। हुआ आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव की बात करें तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है दोस्तों मेकांग डेल्टा पे पड़ा था। किस पे? मेकांग डेल्टा पर ये पड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर लगाएंगे चाइना, ऑप्शन नंबर 2। जबकि तुर्की के मरीज के नाम से जो दोस्तों तुर्की को यूरोप के मरीज के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? तो बता दें कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है टोटल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अच्छा, वो रिट कौन कौन से हैं नोट करना चाहते हैं तो करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ध्यान में रखेंगे, पहले जो था ना, जब 1950 से ठीक पहले, कब? 1950 से ठीक पहले केवल कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय को ही जो है रिट जारी करने का अधिकार था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे आप। क्या कहता है कि लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट है, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या कहता है कि भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, बिल्कुल सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरिक लिपि है, बिल्कुल सही है। एक है ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा, चूंकि 3 आंसर तो सही हो गया। कहता है कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू किया गया है, ये गलत है। 10वीं शताब्दी नहीं बल्कि जी ये 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ और लगभग 9वीं शताब्दी तक ये चला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 69 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 350 के क। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है दोस्तों, जो 51 में राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों 70 का। कहता है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। कहता है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यही गलत है। कितना 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल, नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत क्वेश्चन ये घुमा रहा है।
ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। बस यही आंसर मिल गया मुझे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी, यानी हॉलीडे प्लान के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के ठीक खत्म होते ही 1966 से 69 तक योजना अवकाश चला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा दिया गया, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, यानी किस संधि के द्वारा। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यांडाओबू की संधि के थ्रू। बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट करिए, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। यांडूब की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार के बाद लॉर्ड, नोट करिए कौन, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में शुरुआत हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में। अच्छा, इनकी बात कर ले तो इनका कार्यकाल कब से कब रहा था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट की कार्यकाल 1823 से लेकर के 1828 तक रहा था। इनके समय में ही जो दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, कब, 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये तो इस यांडूब की संधि क्लियर हो गया। एक है सुगौलों की संधि और दूसरा सलालीबाई की संधि। तो सलालीबाई की जो संधि हुई थी दोस्तों 1782 ईस्वी में, नोट करिए 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जबकि सुगौलों की संधि जो है दोस्तों 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में ये हुआ था। एक क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए, जहां छापना है छाप लीजिए, एकदम छपेगा एग्जाम में, चाहे वो सलालीबाई की संधि पूछ दे, सुगौली की संधि पूछ दे या फिर यांडाबू की संधि पूछ दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं, 74 का ऑप्शन नंबर 2, इसे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बता दें, पढ़ ही लेते हैं। इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं, ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं, बल्कि इसमें एक पदेन अध्यक्ष होता है जो कि प्रधान मंत्री होता है, ध्यान में रखेंगे। योजना आयोग का अच्छा गठन हुआ कब था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च, नोट करिए 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो कि बाद में जो है ये नीति आयोग में बदल गया 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसके वर्तमान में जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। कौन, BR सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से संबंधित कौन सा रंग है। तो आंसर लगाएंगे 91 का ऑप्शन नंबर 2, भूरी। अगला प्रश्न है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क और सह रेल पुल का क्या नाम है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बोगीबिल ब्रिज। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आंसर लगाएंगे केरल में, मात्र 17 प्रति हजार। ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये केरल नहीं, ये भारत का है, लेकिन 17 जो बच्चे प्रति हजार। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किस शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस में है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, केरल में। अगला प्रश्न है कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। आंसर लगाएंगे 94 का, 1303 ईस्वी में। किसने, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वन नीति यानी 1992 का संशोधन कब किया गया। आंसर लगाएंगे 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। 96 नंबर प्रश्न है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2 है तो क्या रिलेशन होगा। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2P1 इक्वल्स टू में P2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है। तो 97 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ये समूह 1 और समूह 17 से ये मेल खाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, यानी ये चारों के चारों में जो है दोस्तों
ऊर्जा संग्रहण प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस समूह को पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो वो कौन से हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे, वो उसे थैलोफाइटा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर रहा हूं अच्छे से। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी जिसको आइसोटॉप्स भी कहते हैं कि इसमें कौन से क्या भिन्न होते हैं? तो आप पता है कि जिसके परमाणु संख्या भिन्न जबकि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग होता है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे जिसका न्यूट्रॉन जो है वो भिन्न होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इक्वल होता है तो उसको तो हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं ना, न्यूट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो आप आंसर लगाएंगे मलेरिया, जो कि गलत है। ठीक है, मलेरिया नहीं बल्कि क्या होगा, फाइलेरिया होगा। मादा क्यूलेक्स नहीं बल्कि मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलिस से होता है, ध्यान में रखेंगे। मादा क्यूलेक्स से फलेरिया रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अच्छा, और बता दूं वो बात एक फाइलेरिया से कि फाइलेरिया रोग जो होता है फाइलेरियाई ब्रोंको क्या है, बैंक्रोफटाई नामक कृमि से भी होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? कहता है कि धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, यानी किसमें? तो आंसर लगाएंगे कैपिलरीज में, ऑप्शन नंबर 3 इसका यानी कोशिका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ल्यूकेमिया के भी नाम से इसे जाना जाता है। अगर एनीमिया पर ध्यान जा रहा होगा तो एनीमिया एक रोग है जो कि लोहे की कमी से होती है, ध्यान में रखेंगे। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया रोग स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलती है जो कि अनुवांशिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि मानव खोपड़ी में यानी स्कल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बता दें कि 8 कपाल में, कितना? 8 कपाल में प्लस में 14 जो है फेस में होता है, 6 कान में होता है और एक गले की हड्डी जिसको हेड भी कहते हैं। टोटल 29 हड्डियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? सल्क का बात पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे पीसीज और सरीसृप में सल्क होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है दोस्तों? 123 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो है दोस्तों पीएच रेंज होता है ऑप्शन नंबर 4, 7.35 टू 7.45। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है? कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, तो युक्त तत्वों की आप से क्या समझेंगे? तो ये तो 2 और 8 तो टोटल परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 8 यानी 10। अच्छा, अब आप जानते हैं हीना, नीना ये किसका है? तो नियॉन का है। और करीना मैंने कई बार ट्रिक बताया है, हीना, नीना और करीना जेनॉन रेडॉन, ठीक है। तो ये हीना, नीना कौन से ग्रुप का है? ये 18वें समूह का, यानी ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, जिसको आप इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बता दें कि सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात है तो सबसे हल्की अक्रिय गैस सबसे पूछे तो हीलियम लगाएंगे, जबकि सबसे भारी अक्रिय गैस है तो आप रेडॉन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, पोलियो से। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रेरित धारा और उत्तम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है, किधर से किधर? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो आंसर लगाएंगे पशु हार्मोन का मतलब सिर्फ आप जानवर से नहीं समझेंगे, अगर सिर्फ जानवर से समझते तब तो ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। ये ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन ये तीनों के तीनों जो है ये पशु हार्मोन नहीं बल्कि ये पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंसुलिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई, यानी कौन सी तकनीकी संभव हुई? तो डीएनए अंगुली मुद्रण। क्या है? डीएनए अंगुली मुद्रण। अगला प्रश्न है देखेंगे, कहता है कि जीमेल में जब आप यानी आपको जब ईमेल जीमेल मिलता है तो जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं
और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना हो चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? यानी आप जनरली समझिए कि टेक्स्ट आपको फॉरवर्ड करना होता है, आप किसी दूसरे को भेजने के लिए फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उन्हीं सेम व्यक्ति को भेजना है तो आप क्या करते हैं? रिप्लाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहते हैं। इधर कुछ दवाओं का नाम दिया गया है, उधर इसमें रोग दिया गया है, तो किस रोग का उपचार जो किसका हम यूज करते हैं? तो आपको बता दें कि कुनैन जो है, कुनैन से किसके लिए यूज करते हैं? तो कुनैन जो है मलेरिया के लिए उपयोगी है, जबकि क्रोसिन जो है दोस्तों किसके लिए है? तो क्रोसिन ज्वर के लिए है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद एविल जो है दोस्तों किसके लिए? तो एविल जो है एलर्जी के लिए है। और कॉम्पोज की बात कर ले तो ये नींद की दवा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। 132 कहता है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि द्विआधारी संख्या जिसको आप बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, इसको आप 111 नहीं पढ़ेंगे। जो नए नए कैंडिडेट होंगे जिनका एग्जाम पहला होगा वो ध्यान में रखेंगे, 111 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 111 पढ़ेंगे। निरूपित करते हैं किसे? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको मैं सिखा देता हूं, आज के बाद भूलेंगे नहीं। अगर ये चीज़ आपको मेरा नॉलेज दिया हुआ, आज का नॉलेज दिया हुआ अगर आपको काम आ जाए और आप सीख जाएं तो आप सब्सक्राइब करें और कम से कम 2 शेयर जरूर करेंगे आप। अच्छा, ये हमको नहीं पता है, हम आपको बताते हैं। आप ऐसे लिखिए 1, इसके बाद दाएं तरफ 1 का डबल कीजिए, पहले 0 से शुरू कीजिए। इसके बाद 1 का डबल 2 का डबल 0 नहीं भी लिख सकते हैं। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64, इसी तरह आगे लिखते चले जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि ये किसका नंबर है, तो आप कोई भी ऐसा नंबर जोड़िए जिसको जोड़ने से आपको 1 2 3 यानी 7 मिलता हो, या 1 कितना मिलता है। तो इसका मतलब है कि जिसको जोड़ने से आपको जो नंबर आपको चाहिए होता है अगर वो मिल जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। जैसे 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है हमको? 3 मिल रहा है। तो 1 के बदले 1 और 2 के बदले में 2, तो यहाँ पर हमको 2 1 1 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है? 3 1 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 कट गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरा 3 1 1 है, तो हमने बताया 1 2 4 8 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64, इसके बाद 1, तो 1 तो है ही, लेकिन यहाँ पर हमको 1 1 होना चाहिए, तो ये भी आंसर कट गया। अब जोड़िए, इसके बाद जोड़िए 4 2 6 6 2 7, यानी 4 2 6 6 1 7 1 1 1, यानी 1 1 1 लिख सकते हैं क्या? जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। आप कोई भी नंबर इससे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है। कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 134 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 केवलर का। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा। कहता है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपको बता दें सबसे पहले कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का रेंज कितना होता है, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का रेंज जो होता है दोस्तों 10⁻⁻14 से लेकर के मीटर से लेकर के 10⁻⁴ मीटर होता है। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बल्कि जो अनुदैर्ध्य तरंग हैं। उम्मीद करते हैं ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। अगला सेट हम कल खान सर का लेकर के आएंगे।